हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। मतलब ऑक्सीकरण, अपकरण और विक्रिया जो साथ साथ होती है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला क्या है आपका कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ सहयोग कर रहा था। क्या कर रहा था? कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? निष्कासन कर रहा है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या करेगा? अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का सहयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर जो कर रहा है ऑक्सीजन का निष्कासन कर रहा है। देखिए, ऑक्सीजन का निष्कासन करने दिया, ये अपकरण अभिक्रिया कहला जाएगा। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सहयोग कर लिया, तो सहयोग करता है ऑक्सीजन, तो उसको क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का सहयोग हुआ तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निष्कासन तो अपकरण। तो कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का निष्कासन कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सहयोग कर रहा है, तो इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सहयोग करता है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है। चलिए, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड का अभिक्रिया किससे कराएंगे? क्लोरीन से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे। देखिए, तो सल्फाइड क्या कर रहा है? जो सल्फर है ना, ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? निष्कासन कर रहा है, निकाल रहा है। तो हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का सहयोग कहेगा तो ऑक्सीकरण, चाहे हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाएगा तो क्या करेगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। हाइड्रोजन का सहयोग कहलाएगा तो अपकरण, ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाएगा तो अपकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरीन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ सहयोग करे, तो हाइड्रोजन के साथ सहयोग करेगा तो क्या कहलाएगा? अपकरण कहलाएगा। तो ये भी अभिक्रिया दोनों साथ साथ में, क्लोरीन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन से सहयोग करके अपकरण हो जा रहा है, और सल्फाइड हाइड्रोजन को निष्कासन करके ऑक्सीकरण हो जाएगा। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण के प्रभाव। तो हमारे दैनिक जीवन में जो ऑक्सीकरण अपकरण के प्रभाव, तो उसके बाद पहला क्या है? भोजन का पचना। क्या है? भोजन का पचना। तो हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है। पाचन क्रिया के क्रम में यह स्टार्च से अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीकृत होकर CO2 जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और हमारे शरीर में CO2 को बाहर कर दिया जाता है। क्या हो रहा है? भोजन का पचन। भोजन हमारे शरीर में क्या है? हमारे भोजन में मुख्यतः क्या होता है? क्या है? कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो पाचन क्रिया में स्टार्च के रूप में अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। जो ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज जो बनता है पूरे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन के माध्यम से क्या हो रहा है? किसके माध्यम से? ऑक्सीजन के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन के माध्यम से पूरे कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। कोशिकाओं तक पहुंचने क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो अशुद्ध होता है ना, उसको क्या करता है? बाहर फेफड़े द्वारा क्या कर देता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और जल भी क्या होता है? जल भी छोटे छोटे अति नलिकाओं द्वारा बाहर कर दिया जाता है। और ऊर्जा जो ग्लूकोज होता है ना, जिससे ऑक्सीकृत भोजन जो आया पूरे शरीर में कोशिकाओं, तो उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होता है, तभी हम कोई काम कर पाते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे, तो ऊर्जा प्राप्त होगा। तब कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होगा? जो भोजन लेते हैं, भोजन जो ऑक्सीजन की सहायता से पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। देखिए, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस ऊर्जा। तो क्या ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज स्टार्च के रूप में रहता है, जो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। ग्लूकोज ही पूरे कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसके क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इससे जो होता है ना, ग्लूकोज बनता है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर, तो वहाँ क्या अशुद्धियाँ भी कुछ रहती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है? अशुद्धियाँ के रूप में। तो इसको क्या करते हैं? पूरे कोशिकाओं से लेकर कहाँ लाते हैं? फेफड़ा में लाता है। फेफड़ा से बाहर कर दिया जाता है नाक द्वारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? बाहर करते हैं। जल को भी बाहर करता है। वो क्या? अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होगी तब ना हम लोग कोई भी काम करेंगे। दूसरा क्या है? भोजन का दुर्गंधित होना। तो ताजे भोजन को गंध एवं स्वाद प्रिय होता है। मतलब ताज़ा जो भोजन होता है उसका स्वाद एवं गंध क्या होता है? प्रिय होता है, बहुत अच्छा होता है। जब इसे खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो इसमें दुर्गंध आने लगती है। जब इसे खुली वायु में छोड़ दिया तो क्या इस भोजन में क्या है? दुर्गंध आने लगती है। इसके गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाते हैं। क्या होते हैं? अप्रिय, जिसे वासी भोजन कहते हैं। तो कुछ उपायों द्वारा भोजन को दूषित या अप्रिय होने से रोका जा सकता है। मतलब कुछ उपायों द्वारा भोजन को क्या दूषित या अप्रिय होने से रोका जाता है। पहला देखिए, पहला क्या बोला है? भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर दुर्गंधित को कम किया जाता है। तो भोजन कहाँ रख देंगे? रेफ्रिजरेटर में रखने पर जो होता है ना, जो फ्रिज में हम लोग रखते हैं, तो भोजन क्या होता है? क्या होता है? भोजन को
अम्लीयता को कम किया जा सकता है। दूसरा क्या है, वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर क्या करेंगे, वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भोजन को अप्रिय होने से या दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। सिट्रिक आम तथा क्या हो जाएगा, तथा लेसिथिन रखकर, मतलब सिट्रिक आम रख देंगे भोजन में या लेसिथिन रख कर क्या करते, भोजन को अप्रिय होने से हम लोग बचा सकते हैं। संक्षारण कॉर्सन, धातु पर अवांछनीय परत जमा हो जाता है जिससे संक्षारण कहते हैं। क्या होता है, जो धातु पर अवांछनीय परत जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, संक्षारण। जैसे लोहा को खुले वायु में छोड़ देते हैं उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है, जो अवांछनीय परत हो जमा हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, लोहा को खोखला कर देता है, लोहा को क्या करता है, कमज़ोर बनाता है। उसके बाद क्या, उस परत को तोड़ने पर क्या, लोहा धीरे धीरे पतला होते चला जाता है। अगला क्या है, दहन की क्रिया। दहन की क्रिया ऑक्सीकरण अपकरण की उपस्थिति में होता है। जो दहन की क्रिया हो जाएगा ना, वो ऑक्सीकरण या अपकरण के उपस्थिति में होते रहता है। टॉपिक क्या है हम लोग का, दहन और ज्वाला। तो पहला क्या है, दहन। तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने की प्रक्रिया दहन कहलाता है। किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, दहन कहलाती है। जैसे देखिए, ये हो जाए कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊष्मा बनता है और प्रकाश। तो ये बोल रहा है किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। तो ये कार्बन है ना, किसके उपस्थिति में, किसके, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलने पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जो ये अभिक्रिया कहलाएगा क्या कहलाएगा, दहन कहलाएगा। सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने में क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ऊष्मा और प्रकाश भी उत्सर्जित होता है। ये क्या है, दहन की क्रिया में हो रहा है ना, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर जलना स्टार्ट कर रहा है, क्या बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, तो दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अब क्या है, दहन में जो पदार्थ नहीं जलता उससे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट हो जाए, पत्थर हो, मिट्टी हो, मतलब अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, तो दहन में जो पदार्थ नहीं जलता उसे कहते हो जाएगा अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो जाएगा ईंट, पत्थर, मिट्टी आदि। दहन का पोषक, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे दहन का पोषक कहते हैं। मतलब जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे दहन का पोषक कहते हैं। मतलब दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलना स्टार्ट करते हैं उसे दहन का पोषक कह सकते हैं, जो जल सकता है। अब बोला दहन का पोषक, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता उसे दहन का अपोषक कहते हैं। तो कोई ऐसा भी पदार्थ हो जाए कि दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता उसे क्या कहते हैं, दहन का अपोषक कहते हैं। बोला है दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, तो दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें होते हैं। कितने शर्तें होते हैं, 3 शर्तें होते हैं। पहला क्या है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। इसमें क्या होगा, दहनशील पदार्थ होगा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा का दहन की पोषक, मतलब ऑक्सीजन पदार्थ की उपस्थिति, मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। दहन क्रिया के लिए क्या, हाँ, वायु आवश्यक है कि नहीं, बिना वायु को, बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ नहीं। कुछ है ऐसा पदार्थ जल पाता है लेकिन सही पदार्थ नहीं जल, इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की क्रिया पूर्ण होती है। दूसरा क्या है, ज्वलनताप की प्राप्ति, मतलब किसी पदार्थ को जलाने के लिए ज्वलनताप तक पहुंचने का उपाय होना चाहिए। जब तक कि जो पदार्थ न, जैसे लकड़ी के लिए हम लोग माचिस से जलाएं तो नहीं जल पाए, उसके लिए बड़ा अति लाना चाहिए। जैसे खरपतवार को माचिस से लगाए तो तुरंत क्या हो जाए, तुरंत जल जाएगा। उसमें क्या रहता है, ज्वलनताप तक पहुँचने का उपाय होना चाहिए। तो खरपतवार का ज्वलनताप बहुत कम होता है, इसलिए जल्दी जलता है। और जो मोटा लकड़ी जो होता है ना, वो उसका ज्वलनताप अधिक होता है, इसलिए नहीं, वो लेट से थोड़ा जलता है। तो अगले वीडियो हम लोग जानेंगे दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन की पोषक, ऑक्सीजन पदार्थ की उपस्थिति या ज्वलनताप की प्राप्ति। ये तीनों के बारे में कहें अगले वीडियो में जानेंगे।